तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट और इसी के साथ में लाइफ में कोरिलेट करने वाली बात आप लोगों के लिए बोली गई है। बोला गया है अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसकी सलाह आप लोगों को हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता है। तजुर्बा जीते हुए इंसान का, जो इंसान जीत जाता है उसका तजुर्बा आप लोगों को पता होना चाहिए। वो आप लोगों को कम टाइम कैसे लगाना है अपने करियर को अचीव करने में, उसमें हेल्प करेगा। पर लेकिन कोई सलाह दे, किसी का तजुर्बा आप लोगों को, पर लेकिन कुछ भी करो, दिमाग खुद का इस्तेमाल करना है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर खुद का इस्तेमाल नहीं करोगे दिमाग, तो फिर किसी और के हिसाब से आप लोग चलते हुए नजर आओगे। तो दिमाग खुद का आप लोगों को हमेशा यूज करना है, कभी हारने नहीं देगा आप लोग को अगर ये पैटर्न आप लोग फॉलो करोगे। आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग ना इतने सारे गाइड रख लेते हैं जिंदगी में जिसकी कुछ हद नहीं है। एक कहेगा यार एनसीईआरटी सही है, दूसरा कहेगा एनसीईआरटी छोड़ दो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो बस। चौथा इंसान ये कहेगा कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, लक्ष्मीकांत मत बोलो, बस क्वेश्चन पेपर लगा लो काफी है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इंसान जो है वो आप लोगों को अलग अलग सलाह देते हुए पाए जाएंगे। तो लेकिन आप लोगों को इस्तेमाल करना है अपना दिमाग कि हाँ कौन सी ऐसी चीज है सही जो आप लोगों को करनी है और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप लोगों को बचना है। ये पैटर्न आप लोगों को अपने आप समझना पड़ेगा, तभी चीजों को आप लोग अच्छे लेवल पर लेकर आगे बढ़ पाएंगे। वरना हर एक इंसान जो है वो आज के डेट में एक तरीके से गाइड बना बैठा है। चाहे किसी ने यूपीएससी का एग्जाम एक बार दिया हो या ना दिया हो, वो आप लोगों को भाषण जरूर दे देगा कि हाँ ये चीजें ऐसे कर लो, वो चीजें ऐसे कर लो। रियलिटी में यह है कि आप लोगों को अपना इस्तेमाल अगर नहीं करोगे तो हर एक इंसान आज के डेट में आप लोगों को बेवकूफ बनाता हुआ नजर आएगा। तो हमेशा अपना इस्तेमाल करिए दिमाग, और जिस पर ट्रस्ट है उसी की बात मानिए, वरना दुनिया जो है वो बेवकूफ बनाती हुई नजर आती है। ठीक है, तो कोशिश करोगे, टाइम कम लगेगा अगर जिंदगी में सही इंसान की सलाह लोगे तो। काफी शानदार आज के डिस्कशन रहेगा। जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूंगा इस वीक के अंदर में। क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों का रिवीजन होगा काफी अच्छा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन देखोगे उसको अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद में आगे बढ़ोगे। इससे लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अपने आप से स्वयं से अटेम्प्ट करना और उसके बाद में फिर आप लोग को आगे बढ़ना है। ये पैटर्न अगर आप लोग फॉलो करके चलोगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पैटर्न ही फॉलो करोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, उसको अटेम्प्ट करते करते आप लोग को आगे बढ़ना है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है बात करता है कि कौन सी स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात करती है, यानी कि पारंपरिक जो हमारी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम लोग बेसिकली योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो कौन कौन से एरिया में ये पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जैसे बोला गया सिद्धा सिस्टम जो है वो तमिलनाडु और केरला में फॉलो किया जाता है, सही है या फिर गलत है। दूसरा यहां पर बोला गया सोवा रिगपा सिस्टम जो है वो लेह लद्दाख वाले और हिमालय वाले रीजन में फॉलो किया जाता है। तो ऐसे मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोग को बताना है। क्वेश्चन को पोज कर अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ पर बोला गया दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर सेंटर खोला गया बेसिकली कि कैसे हम लोग जो ये सिस्टम है इसको आगे लेकर चल सकते हैं, इसके ऊपर कैसे रिसर्च और स्टडी की जाए। डब्ल्यूएचओ हम लोग को सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग इस फील्ड में आकर काम कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग एरिया में हमारी कंट्री में आप लोगों को नजर आती है। जैसे आयुर्वेदा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। इसको रीजन क्या बताए तो हर एक घर में कोई ना कोई इंसान योगा करता पाया जाता है, और ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये बॉडी से रिलेटेड है, ये सांस से रिलेटेड है, तो हर एक इंसान करता हुआ पाया जाता है। सिद्धा जो है वो मेनली तमिलनाडु और केरला के अंदर फॉलो किया जाता है। सोवा रिगपा जो है ये मेनली लद्दाख और हिमालय वाले रीजन में, खासकर जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या फिर यहाँ पर लाहौल स्पीति वाला एरिया हो गया, लाहौल स्पीति वाला, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, सी सही हो गया, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मैच की गई है। तो आंसर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, उसका आंसर देना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो ये पैटर्न आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40th यानी कि 40वां एडिशन अभी हुनर हाट का आप लोगों को देखने को मिला। ये कहां पर इनोग्रेट किया गया। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन बन गया आप लोगों के सामने, पर लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, खुद से अटेम्प्ट करने के बाद में ही आप लोगों को यहां पर आंसर देखना है। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। बी का मतलब क्या है, यहां पर बी का मतलब है कि यहां पर ये मुंबई में आप लोगों को देखने को मिला, जो कि 40th यानी कि 40वां संस्करण था। यहां पर लगभग 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। हुनर हाट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोगों का हुनर निहारना, यानी कि एक तरीके से लोगों का स्किल डेवलप करना, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। इसीलिए जो इसकी थीम यहां पर रखी गई वो था वोकल फॉर लोकल,
और बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें से क्या बेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ये इनके द्वारा फोकस किया गया। इसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। और जैसे हमारी कंट्री में एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, उसको बोलते हैं उस्ताद, USTAD, ठीक है, यानी कि USTAD। तो जो उस्ताद नाम की जो स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, उसका मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट। ये स्कीम आप लोगों को नजर आती है। इसके चलते हम लोग अपनी कंट्री में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। इसी के नाम पर एक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, यह तेजस। तेजस का मतलब था स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, लगभग 30,000 लोगों को, और जॉब करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भेजा जाएगा ताकि वहां पर उनको अच्छी सैलरी मिल सके और वो हमारी कंट्री में वापस जो है रेमिटेंस लेकर आ सके। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन था, पर लेकिन बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन इसको अच्छा बना देती है, जिसके चलते आप लोगों के एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टॉपिक मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। बात की जाए यहाँ पर परबॉइल्ड जो राइस के बारे में, यानी कि उबले हुए चावल, तो इनका क्या फायदा होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। रीजन क्या था न्यूज में आने का, तेलंगाना में काफी लार्ज स्केल पर ये चावल जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको खरीदने से मना कर दिया। तो इसके चलते तेलंगाना जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान है उनका क्या होगा, बार बार तो आप लोग खरीदते थे पर अब क्यों नहीं खरीद रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, और वैसे हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा तेलंगाना के अंदर, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी बात करते हैं कि क्या क्या फायदा है। बोला जा रहा है यहाँ पर जो परबॉइल्ड जो यहाँ पर जो राइस है, तो इसके बारे में बात करें तो ये राइस को थोड़ा टफ बना देता है जब इस प्रोसीजर के थ्रू जाता है। प्रोसीजर क्या है, चावल को बेसिकली पहले उसको जो धान होता है उसको उबाला जाता है, उबालने के बाद में फिर उसको सुखाया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये और ज्यादा कड़क हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये ज्यादा टफ हो जाता है, इनका ये मानना है यहाँ पर, और रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर कर्नेल ब्रेकिंग, इनके जो दाने होते हैं वो टूट नहीं पाते हैं और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। ये बोला गया, सही है या फिर गलत। दूसरा बोला गया यहाँ पर परबोलिंग जो है यहाँ पर ये इंक्रीज करती है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी राइस के अंदर में। तीसरा बोला गया जो परबोइल्ड जो राइस है यहाँ पर वो हायर रेजिस्टेंस होते हैं इंसेक्ट्स और फंजाई, यानी कि जो भी यहाँ पर एक तरीके से फंगस वगैरह उसके अंदर नहीं लगेगा, या फिर कीड़े पतंगे भी यहाँ पर उसके ऊपर कम इम्पैक्ट डालेंगे, ये बात बोली गई है। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव, वो सॉरी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, और सही याद रखिएगा यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आते आते भी आप लोग कई बार गलत कर देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है, आंसर देना पहले, उसके बाद में आप लोग आंसर देखना सही आंसर क्या है। सही आंसर यहाँ पर डी, सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट है, और यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा गया है। मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पर। ये बेसिकली फायदे होंगे अगर हम लोग चावल को इस प्रोसीजर के थ्रू लेकर आओगे, पर लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दूसरा पहलू मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर क्या होता है। बेसिकली ये जो चावल होते हैं थोड़े से डार्कर हो जाते हैं और इनके अंदर से स्मेल आने लगती है, ऐसे नहीं से भीगे हुए किसी कपड़े को रख देते हैं आप लोग उठाकर, फिर उसके अंदर से स्मेल करने लगता है, वो वाली चीजें। दूसरी बात यहाँ पर ये बोलेगी कि ये जो चावल होते हैं इस तरीके से प्रोसीजर करने में और ज्यादा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल राइस होते हैं। तीसरा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो चावल ऐसे होते हैं जिसमें से खुद की सुगंध आती है, ठीक है, तो उन चावल को यहाँ पर इस प्रोसीजर के थ्रू होने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। वो कैसी दिक्कतें, वो दिक्कतें हैं कि अगर चावल को इस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं तो प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि वो चावल जो है उसकी सुगंध जो नेचुरल है वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए उस चावल को यहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो करने से मना किया जाता है। तो ये पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर रहेगा अगर आप लोगों ने ये आर्टिकल सारे जो पढ़ाए हैं वो ढंग से आप लोगों ने सुने होंगे। तो सुने कि नहीं सुने, याद आ रहा है सारी चीजें, एक एक चीज याद आ जाएगी अगर ढंग से पढ़ा होगा तो। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, और मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को पता होंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से निकाल कर ले जाओगे। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि राइस जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं हाईएस्ट, यानी कि देश के अंदर में सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेट किए जाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है ये बताना है। दूसरा बोला गया एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ द ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड, यानी कि जो तिलहन की खेती की जाती है वो ज्वार से ज्यादा है, ये बोला गया। तीसरा बोला गया एरिया अंदर कल्टीवेशन जो कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर कैन, गन्ने से ज्यादा कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है, ये बोला। चौथा बोला गया यहाँ पर शुगर कैन का कल्टीवेशन जो है वो स्टेडली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घटता हुआ जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। कॉमन सेंस यूज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर पाते हैं। बोला गया एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है, मैंने आप लोगों को बताया था हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर गेहूं खाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया जब ज्यादा खाए जाते हैं तो ज्यादा उगाए भी जाते होंगे,
तो पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, पहली करेक्ट होगी तो दूसरी और तीसरी जो है अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहां पर देखोगे, मैंने दो यहां पर बी और सी जो है वो गलत हो गए यहां पर, ठीक है, यानी कि बी आंसर और सी आंसर गलत हो गया, ठीक है, पहली स्टेटमेंट सी ओनली। और अगर आप लोगों को यहां पर ये पता है कि गन्ना जो है नॉर्मली जिस एरिया से आप लोग आते हैं और वहां पर गन्ना उगाया जाता है वो एक कैश क्रॉप है, यानी कि जो पैसा देने वाली फसल है किसानों को, तो किसान दूसरी फसल छोड़कर उसमें भी गन्ना ही उगाते हैं। और सबसे अच्छी बात गन्ना उगाने की होती है कि एक बार उगाने के बाद में कम से कम 2 फसल वो देकर जाते हैं, और कई बार तो तिबरसी पेड्डी आप लोगों ने सुना होगा, दुबरसी पेड्डी, तिबरसी पेड्डी, 3-3 फसल भी दे देते हैं अगर अच्छी खासी उसकी देखरेख की जाए तो इसलिए गन्ने की खेती जो है वो बढ़ती ही जा रही है हमारे देश में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये डिक्रीज नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और अगर आप लोगों को ये पता है ये स्टेटमेंट गलत है, आप लोग गन्ना उगाने वाले क्षेत्र से आते हैं, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। फोर्थ अगर गलत है तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर ए हो गया। अब ए में क्या दे रखा है, फर्स्ट सही है मैंने बता दिया, थर्ड भी सही है, ये याद रखिएगा। थर्ड में क्या है, एरिया ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर, यानी कि कपास की जो खेती होती है हमारे देश में वो ज्यादा एरिया में होती है एज कंपेयर टू गन्ने के, यानी कि जितने में गन्ना उगाया जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने चीजें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, तो आसानी से आप लोग इसको अटेम्प्ट करके ले जाओगे। ये आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को ये भी बताई थी कि राइस कहाँ कितना और ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पर कितना उगाया जाता है। अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पता होने चाहिए। रीजन उसका ये है मेरा बोलने का, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेंगे और फिर वो बोलेगा कि किसान का बेटा होकर ये भी नहीं जानता है, ठीक है। तो किसान का बच्चा होकर कम से कम ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट कराता हूं, आगे भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रॉप्स कौन सी यहाँ पर खरीफ कैटेगरी के अंदर में आती है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और व्हीट, इसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, जो कि यूपीएससी भी ऑलरेडी पूछ चुकी है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आगे भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों से एक डिफरेंट क्वेश्चन और बनाया जिसके चलते आप लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर खरीफ क्रॉप के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। अगर खरीफ क्रॉप के बारे में आप लोग कुछ बेसिक चीजें पता है तो आप लोग काफी हद तक आंसर भी दे दोगे। जैसे खरीफ क्रॉप जो है वो जून और जुलाई में उगाई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। रबी क्रॉप जो है वो बेसिकली अक्टूबर और दिसंबर में उगाई जाती है और अप्रैल और जून में काटी जाती है। तो अगर आप लोगों को यहां से एक बात पता चल गई होगी कि जो व्हीट है वो रबी क्रॉप है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां जहां पर 4 होगा वो तो आंसर आप लोगों का नहीं होगा। ये तो समझ में आ गया ना इतना कि जहां जहां पर 4 होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर खरीफ पूछा गया है। और गेहूं जो है वो आप लोग का रबी क्रॉप की कैटेगरी में आता है। कॉटन के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि कॉटन जो है वो आप लोगों को खरीफ क्रॉप में देखने को मिलेगा। और कॉटन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर जो खासकर काली मिट्टी होती है उसके अंदर यहां पर ये उगाया जाता है। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को ये पता है इतनी बातें भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो इसके अंदर है नहीं है कॉटन, तो यहां पर आंसर इसका सी हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसीलिए कहते हैं यूपीएससी आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगती है। यूपीएससी आप लोग ये नहीं बोलती कि आप लोग 30 मार्क बन जाओ, यूपीएससी बोलती है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आओ और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यूपीएससी के 2013 का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया है, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी डिटेल में पूरा टॉपिक मैंने कवर किया था आप लोगों का। बात की जा रही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, यानी कि अलग अलग डायमेंशन में जो पॉवर्टी होती है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, बोला जा रहा है कि स्कूलिंग कवर की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कवर की जाती है, मैटरनिटी जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कवर किया जाता है, और कुकिंग फ्यूल। तो यहां पर पॉवर्टी के बारे में बात की जाती है। गरीबी के बारे में बात करेंगे तो क्या सही होगा, कॉमन सेंस लगाओगे आप लोग। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो आप लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या बात की जा रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में। क्या आप लोगों को पढ़ाया था यहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी, ये गरीबी के बारे में बात करें। मैटरनल मोर्टेलिटी कहां से आ गया, स्कूल में नहीं जाएगा, बिजली नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा, वो तो समझ में आता है। तो ये एक डिफरेंट सी चीज हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर इसका सी हो गया, यानी कि ये नहीं है। पर लेकिन डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिसके अंदर टोटल मिलाकर 3 डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसी के साथ में 10 अलग अलग इंडिकेटर आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे 3 डायमेंशन कौन कौन सी है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी और रहने का स्टैंडर्ड उसका अच्छा नहीं होगा। हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों की डेथ, स्कूलिंग और स्कूलिंग अटेंडेंस ये एजुकेशन में। और अगर बात करें यहां पर बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड में तो कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, इसी के साथ में यहां पर बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउसिंग और ये सब एसिड्स आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन बनने इसके बारे में तो पूरी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और इसी के साथ में कोलैबोरेशन में रहते हैं यहां पर कौन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मिलकर काम करते हैं।
एम क्या है, ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। पैरामीटर जो है वो आप लोगों को बताई दिए, जिसको फोकस करना होता है, ये सारी चीजें। और इसी के साथ में कोशिश ये की जाती है कि अच्छे लेवल पर काम किया जा सके। हमारे देश में भी नेशनल लेवल पर भी यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो हमारे देश से प्रस्तुत किया था। उसमें जो आप लोगों को बताया था मैंने, बिहार सबसे नीचे था और केरला सबसे ऊपर था, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है आपको कौन प्रस्तुत करता है उस वाले इंडिकेटर को। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एलिफेंट के बारे में, मैंने काफी सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई थी यहाँ पर, उसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं। बोला जा रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। दूसरा बोला गया ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीसरा बोला गया एलिफेंट सेंसस जो है वो हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है, जिसको प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लोग बेसिकली थ्रू आप लोग देखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में क्या बोला गया, ए में बोला गया 1 और 2 सही है, बी में बोला गया 2 और 3 सही है, सी में बोला गया 1 और 3 सही है, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव सही है। तो इसके बारे में अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या, आप लोग समझ सकते हैं। नॉर्मली कोई अगर रहता है यहाँ पर कि कोई यहाँ पर सेंसस है तो 5 साल तो नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका ए है, समझ लेते हैं। अगर बात करें जो हमारे देश में हाथी हैं वो काफी दिक्कतें फेस करते हैं, उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर लेकिन टाइगर तो एक्सटेंट हो चुके हैं। अगर बात की जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया यहाँ पर, और ये एक तरीका सेंट्रल स्पॉन्सर था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। इसके तहत कॉरिडोर बनाना है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जानवर और इंसान आपस में न लड़े उसको दूर रखना है। इसी के साथ में कैप्टिव एलिफेंट जो रखे जाते हैं, जिनको घरों में बंदी बनाकर रखा जाता है, उनको छोड़ा जाएगा। और सेंसस जो है यहाँ पर 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी, बाद में आसाम में, और फिर केरला में। मैंने आप लोगों को बताया था कर्नाटक, आसाम, केरला। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया था मैंने कि हाथी की बेसिकली चोंच आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका हो गया ए सही, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाथी मेरे साथी जो कैंपेन है ये बेसिकली कब लॉन्च किया गया था, 2008, 2009, 2010, 2011। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था, इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। आंसर है डी सही यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। और E8 भी बोलते हैं, एलिफेंट 8, यानी कि 8 कंट्री है यहाँ पर, जैसे इंडिया, बोट्सवाना, इसी के साथ में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। तो E8 के नाम से भी अगर बात करें हाथी मेरे साथी प्रोग्राम, तो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2011 में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका डी हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ये जब मैं आप लोगों से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के बारे में बात कर रहा था, तो ऐसा टॉपिक आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि कई बार न्यूज में रहता है। बात की जा रही है लिस्ट जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की जो यूएसए के द्वारा तैयार की जाती है, उसमें कौन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर इसके अंदर आ चुकी है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और अफगानिस्तान। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। अगर आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो डिटेल में थोड़ा बता देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकें आंसर को, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर सही हो गया यहाँ पर ए, यानी कि कंट्री जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो 4 कंट्री नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, जो कि यहाँ पर निकाल भी दी गई है। पर लेकिन अफगानिस्तान आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आएगा। अफगानिस्तान का तालिबान था इसके अंदर में, अफगानिस्तान नहीं था, ठीक है। तालिबान को डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया था, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, इसका सही आंसर ए हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में 1 2 3 है, अफगानिस्तान नहीं है, और अफगानिस्तान इसके अंदर है भी नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके कई बार कई सारी चीजें जो है वो न्यूज में रहती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा माइंड में अगर ढंग से चीजों को सुनकर चलोगे तो। जैसे ये क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, पहले बोला गया मेज यानी कि मक्का, कॉटन यानी कि जो सूती आप लोग बोल सकते हैं, फिर जो है एक तरीके से मतलब कपास बोल दीजिए हिंदी में, ठीक है। जूट हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ग्राम्स यानी कि चना हो गया, और शुगर कैन यानी कि गन्ना हो गया। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 3 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, आंसर अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। कर लिया अटेम्प्ट, अब आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। आंसर इसका सी हो गया। सी का मतलब क्या है, अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, जैसे रबी क्रॉप के बारे में बताया आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर वीट, मस्टर्ड, इसी के साथ में टबैको और ग्रेम्स, जो ग्रेम्स होते हैं वो रबी क्रॉप के अंदर में आते हैं। पर लेकिन अगर बात करें शुगर कैन के यानी कि गन्ने के बारे में बात की जा रही है, जूट, कॉटन, मिलेट्स, मेज और राइस, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि खरीफ क्रॉप के अंदर में आते हैं। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो राइस है उसी के साथ में आप लोग शुगर कैन को भी यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना।
इसके चलते क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन सकता है। और इसके बीच में जो क्रॉप आती है उसको आप लोगों को पता है, उसको जायद, यानी कि एक तरीके से ये जायद की क्रॉप बोला जाता है, जो दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसमें नॉर्मली जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, बटर गार्ड हो गया, तो ये इस तरीके के आप लोगों को यहाँ पर फ्रूट वगैरह, फल्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया यहाँ पर इसका सी से ही। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कहां से आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक एक पॉइंट काफी डिटेल में आप लोगों को कवर करा है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कब यहाँ पर कब से कब तक ये बेसिकली उगाई जाती है, कब से कब तक काटी जाती है, कौन कौन से सीजन होते हैं, और खासकर आप लोगों के लोकल एरिया में जो फसल उगाई जाती है उसके बारे में तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यार ये छोटी छोटी चीजें ये आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि पंजाब के अंदर काफी ज्यादा फोर्स किया गया कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम एरिया में वो फसल उगाई जाती है जिसमें एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अच्छा मिलता है, बाकी दूसरी क्रॉप उगाई नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि गवर्नमेंट की भी यहाँ पर कमी है। अगर गवर्नमेंट जो है दूसरी क्रॉप के लिए भी यहाँ पर आज की डेट में एमएसपी देना स्टार्ट कर दे तो किसानों का क्या है, किसानों को तो पैसे से मतलब है, उनको वहां पर वो उसको भी उगाना स्टार्ट कर देंगे, उनको तो अपना पेट पालना है, एक तरीके से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या करती है, कई बार जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश हो गई और दिक्कत पड़ गई, तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में ये भी कोशिश करती है कि जो फसल है उसको अच्छे से मेंटेन रखा जा सके, कम से कम एक फसल यहाँ पर लोगों के हाथ में लग जाए अगर दूसरी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर इंक्रीज करती है किसानों की इनकम, बात की जा रही है इंक्रीज इनकम ऑन द स्मॉल लैंड होल्डिंग, तो उसकी इनकम इंक्रीज होती है जो छोटे किसान है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनती है, आप लोगों को मैंने जैसे अभी बताया डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, बोलते नहीं कि एक ही कैरेट में या फिर एक ही थाली में सारे या फिर एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, अगर फूट गए तो सारे एक साथ जाएंगे, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में मिटिगेटिंग नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि जो नेचुरल कैलेमिटी आती है जहां पर एक तरीके से कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं पर एक तरीके सूखा पड़ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो सोचो अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई वहां पर चावल है उस एरिया में तो चावल बच जाएंगे, और अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर सूखा है तो वहां पर कोई दलहन की खेती होगी तो वो बच जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर इस तरीके की क्रॉप रहेगी तो यहां पर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। बैलेंस फूड डिमांड इससे भी हो पाएगा, जितना ज्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा लोगों को उतना अच्छा फूड मिल पाएगा, ये बोला गया है। इसी के साथ में बोला गया कंजर्वेशन में काफी हेल्प मिलेगी ताकि वो खत्म ना हो जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 3 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है अगर इसके बारे में बात करूं, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा उसके बाद में आंसर देना, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर डी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब क्रॉपिंग पैटर्न में एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डिफरेंट जो आप लोगों को जो क्रॉप है वो यहां पर मिक्स कर उगाई जाती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आंसर इसलिए यहां पर इसका डी हो जाता है। कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी बेसिकली चीजों को करने में मजा आता है अगर आप लोग माइंड में क्लैरिटी लेकर चलोगे तो। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में 2016 में पूछा गया और मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था, तो अब आप लोग देखिए कितना पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप लोग ने टॉपिक ढंग से पढ़ा है। बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताया गया है। बोला गया इस स्कीम के अंडर में जो किसान है उनको एक यूनिफॉर्म बेसिकली प्रीमियम पे करना पड़ता है 2% का सारी क्रॉप के लिए, चाहे कोई कैसी भी क्रॉप हो, यानी कि चाहे कोई खरीफ की क्रॉप हो, चाहे कोई रबी की क्रॉप हो, चाहे कोई हॉर्टिकल्चर हो, सबके लिए इतना ही पेमेंट के इतना ही बेसिकली यूनिफॉर्म उनको पे करना होता है यहाँ पर। ये बोला गया 2% का। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर ये जो स्कीम होती है कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है, जो कि यहाँ पर साइक्लोन या फिर अनसीजनल रेन से आ गया तो वो यहाँ पर कवर करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैंने कहा 2% का जो प्रीमियम यहां पर दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है खरीफ की क्रॉप के लिए, ठीक है, और 1.5 का जो दिया जाता है वो दिया जाता है बेसिकली रबी की क्रॉप के लिए। और जब भी हम लोग बात करते हैं जैसे कि ऐसे ना जो कि हॉर्टिकल्चर होती है, तो ये जो फल फ्रूट वाली ये जो क्रॉप होती है उनके लिए नॉर्मली 5% का प्रीमियम दिया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद होगा आप लोगों को। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये बात की जा रही है ओनली 1 यूनिफॉर्म वाली, तो ये तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और नॉर्मल सी बात है यार, जब यहाँ पर बीमा की बात करेंगे तो जो लॉस होगा उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिलेगी। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, ठीक है।
हालांकि कई जगह भी बात करिए कि अगर फसल जो खेत में खड़ी है उसमें दिक्कत हो जाए पोस्ट हार्वेस्ट से पहले भी, पर लेकिन यहां पर इसने नहीं बोला कि ओनली पोस्ट हार्वेस्ट को दिया जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है इसमें, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने ढंग से लेक्चर सुना है और आप लोगों ने प्रॉपर वे में उसको अंडरस्टैंड किया है, तो कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के हाथ से छुड़ पाएगा कि आप लोग खुद देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है कि नहीं। इसी बहाने से ये क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बेसिकली बात की जा रही है एल नीनो और इसी के साथ में ला लीना के बारे में। एल नीनो और ला लीना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बोला गया एल नीनो जो होती है और ला लीना जो होती है ये एवरी 4 to 5 ईयर आप लोग को देखने को मिलती है। दूसरा बोला गया ला नीना जो होती है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीनो, ठीक है। तो यहां पर अगर ये भी बोलते कि एल नीनो जो है वो मोर एक तरीके से मोस्ट वो इंपॉर्टेंट है मॉनसून के लिए एज कंपेयर टू ला लीनो के, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है डिफरेंट तरीके से। इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है, एल नीनो या ला नीनो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है अगर यहां पर इसके बारे में बात करूं तो ये 4 to 5 ईयर में देखने को मिलती है। जी हाँ बिल्कुल सही है, पर लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर इनकरेक्ट है। लानीना जो है वो है मोर फ्रीक्वेंट बोला गया देन एल नीनो, जबकि उल्टा है। एल नीनो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू लानीनो, और लानीना कभी कभी आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा अच्छे लोग जो है सोसाइटी में आप लोग कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या रहता है ये समझ सकते हैं आप लोग। तो जब यहां पर ला नीना का मतलब ला यानी कि मानसून को ला, तो मानसून को लेके हमारी साइड में आ, तो ये ला नीना अच्छी होती है हमारे लिए, पर लेकिन ये ज्यादा नहीं आती है। ज्यादातर एल नीनो आती है जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है मानसून के अंदर में। तो आंसर यहां पर ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। और छोटी मोटी बातें अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, लिटिल गर्ल बोला जाता है इन स्पेनिश, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है ये इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए इसको यहां पर एल विजो या फिर कोल्ड इवेंट भी इसको बोलते हैं नॉर्मली। तो यहां पर मैंने बताया अभी यहां पर जैसे लानीना आती है तो यहां पर पेरू वाले रीजन में आप लोगों को सूखा देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में फ्लड आएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में आप लोगों को बेसिकली अपना एरिया देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमारे एरिया में भी आप लोगों को अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर कहां पर रहेगा, वेस्ट पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, इसी की वजह से वहां पर इतनी अच्छी खासी बारिश आती है और मॉनसून के लिए फायदेमंद रहती है जब लानीना आती है। तो ये आप लोगों को बताया था, ठीक है। एल नीनो और लानीना एवरी 4 to 5 ईयर देखने को मिलती रहती है, पर एल नीनो जो है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू लानीना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो एपिसोड है 9 से लेकर 12 महीने तक रहता है जब यहां पर एल नीनो और लानीना का इंपैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनका इंपैक्ट जो है वो कैसे देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आप लोगों को लेकर चलनी है। तो यहाँ पर लालीना देखिए, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर काफी गर्मी होगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ेगा, इसी के साथ में यहाँ पर बारिश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर जाएंगे साउथ अमेरिका के अंदर में पेरू या फिर इक्वाडोर वाले रीजन में यहाँ पर सूखा पड़ेगा, यानी कि ड्रोथ देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लड यानी कि बाढ़ देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया, किसी की हिम्मत है आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत करवा देगा यहाँ पर, तो ऐसे आप लोग चीजों को समझोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझकर आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2018 में यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया और ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो देखता हूं कौन सही से आंसर यहाँ पर इसको देता है। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा अलग अलग राज्य में जो चलती हुई आ रही है उसको आप लोगों को मैच करना है। यहाँ पर जैसे बात की जा रही है, पहले इसमें बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली चपचार जो कुट फेस्टिवल है उसके बारे में। तो चपचार कुट फेस्टिवल बोला गया कि मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है बेसिकली खोकजाम जो प्रभा जो आप लोगों को जो गथा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से बेल्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गथा गीत होते हैं उनको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली मणिपुर में बोला गया है। इसी के साथ में यहाँ पर थंगता डांस, तो ये बात की जा रही है थंगता नृत्य के बारे में, तो ये सिक्किम में है। कौन सी जो करेक्टली मैच यहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया 2 and 3, यानी कि कौन सा सही आंसर है ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर बताइए क्या होगा इसका मतलब, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर एक बार बताइए फिर आंसर देखिएगा। सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, पर लेकिन थर्ड वाला जो सिक्किम है यहाँ पर ये आप लोगों को सही मैच नहीं आएगा नजर। ये जो है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर थंगता डांस यानी कि थंगता नृत्य, यहाँ पर ये एक तरीका कहने के लिए डांस है, पर लेकिन ये मार्शल आर्ट है जो कि आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो बात की जा रही है चपचार कूट त्योहार, ये बेसिकली फेस्टिवल होता है जब यहाँ पर जो मिजोरम के अंदर में क्या करते हैं, साफ किया जाता है जो खेतों को साफ उसको जलाकर लकड़ियों को जो भी बचता है उसको खरपतवार को हटाकर, तो वो सारी चीज देखने को मिलती है। तो उसके इस इर्द गिर्द में सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। और ये एक तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये मणिपुर के अंदर में, जो यहाँ पर ये एक तरीके का आप लोगों को एक गाथा गीत जिसको आप लोग बोलते हैं वो सेलिब्रेट किया जाता है।
इसमें ढोलक और डमरू का इस्तेमाल आप लोगों को होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अगर यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हो, उसमें कई बार यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा त्योहार या फिर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल हैं जो कि यहाँ पर हमारे देश में फॉलो की जाती है और आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल आप लोग यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, किस किस एरिया में क्या क्या सेलिब्रेट किया जाते हैं, इसके बारे में एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ, जहां से क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे बात की जा रही है भोगा बिहू, तो ये बेसिकली भोगा नहीं, बेसिकली भोआग। ठीक है, तो यहाँ पर भोआग बिहू होगा आप लोग का, ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है गुड़ी पावा। गुड़ी पावा महाराष्ट्र और कोंकणी यानी कि मराठी और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नाबा बरसा, नाबा बरसा वेस्ट बंगाल में एज ए न्यू ईयर से ये एंजॉय किया जाता है और ये बंगाली कैलेंडर के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है पाना संस्कृति। ठीक है, तो संक्रांति एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये उड़ीसा में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है यह पुथांडू। पुथांडू बेसिकली तमिलनाडु में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और है यहाँ पर, जैसे बात की जा रही है उगादी या फिर युगादी बोलते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। वैसाखी तो एक ऐसा त्योहार है जो कि मैक्सिमम एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच में, और जलियांवाला बाग मैसेकर इसी के साथ में कनेक्ट हो गया था, खासकर हिस्ट्री में, जो कि एक काला, इसके ऊपर एक काला एक बिंदु माना जाता है जो इस पर्टिकुलर त्योहार के ऊपर में। वैशु जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और पुदुचेरी के भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में इस तरीके से जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनके बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इनको मैच कर पाएंगे, और आप लोग जैसे इनको मैच कर पाएंगे उससे आप लोग कई सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के अंदर भी सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अगर चीजों को लेकर चलोगे तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं आएगा। तो हमेशा से चीजों को इस तरीके से तैयार करो कि कुछ भी हो जाए पर लेकिन क्वेश्चन आप लोग के हाथ से न छूटे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, तो कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताना। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और अगर इस वीडियो में चाहते हैं आप लोगों का स्कोर जो है वो अच्छा रहे, तो आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है, रेगुलर जो वीडियो आती है उनको रेगुलर देखिए, उसी से सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए, और स्कोर कितना बना वो जरूर बताएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है अच्छा स्कोर लेकर आए, क्योंकि सारी चीजें वो है जो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इसमें कम से कम आप लोग का अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।